विशेषाधिकार हनन का कोई मामला है नहीं। मान्यवर, कल मैंने आपके सामने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। माननीय श्रम मंत्री जी के विरुद्ध उन्होंने 2 अलग अलग आंकड़े, भ्रामक आंकड़े दिए और वो भी रोजगार से जुड़े हुए, इस प्रदेश के युवाओं से जुड़े हुए। पिछले साल दिसंबर में कहते हैं कि 10 लाख आंकड़े, 10 लाख लोगों को रोजगार दिया, फिर मार्च में कहते हैं 7 लाख लोगों को रोजगार दिया, फिर कहते हैं 10 लाख लोगों को आंकड़ा रोजगार दिया, फिर 7 लाख लोगों को रोजगार दिया। और मान्यवर, हम कहते हैं कि मेरा मूल सवाल था क्या बेरोजगारी दर बढ़ रही है, वो कहते हैं जी नहीं। तो या तो जी नहीं गलत और मुझे उत्तर गलत दिया माननीय मंत्री जी ने, और या 10 लाख का और 7 लाख का आंकड़ा गलत है। अब ये तो माननीय मंत्री जी और सरकार तय करेंगे कि उन्होंने कौन सा आंकड़ा इस सदन में गलत रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इस सदन के आपके माध्यम से सरकार से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या बेरोजगारों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना सरकार का काम है, रोजगार देना उनका काम है? तो ये 3 आंकड़े, तीनों बातों में से कौन सी गलत है? या तो सरकार तय करे और माफी मांगे माननीय मंत्री जी इस सदन से भी और इस जनता के बेरोजगारों से भी कि उन्होंने भ्रमिक आंकड़ा देकर इस जनता को गुमराह करने का काम किया। और मान्यवर, वरना जो उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए वो हो, मेरा आपसे नम्र निवेदन है। लेकिन कल बिल्कुल गलत आंकड़े उन्होंने पेश किए। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि विषय बहुत गंभीर है, संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा 2020 में जब सदन चल रहा था तो उस समय जब हमने कार्य स्थगन का विषय जो है सदन में लाए थे तो उन्होंने अपने उत्तर भाषण में कहा था कि हमने प्रदेश के अंदर 10 लाख बेरोजगार साथियों को रोजगार देने का काम किया। क्योंकि ये विषय जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने उस समय बयान दिया, ये अब सदन की प्रॉपर्टी है माननीय अध्यक्ष जी। उसके बाद फिर हमने 2021 में इसी सदन में बेरोजगारी को लेकर के कार्य स्थगन का प्रस्ताव लाए और उस समय जो है संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि हमने 7 लाख लोगों को रोजगार दिया है। ये अजीब विडंबना है कि 2020 में 10 लाख लोगों को रोजगार दिया और 2021 में 7 लाख लोगों को रोजगार दिया। या तो सरकार ये कहे कि हमने 2020 में 10 लाख लोगों को रोजगार दिया, 2021 में 7 लाख लोगों को रोजगार दिया, और कल जब माननीय मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में कह रहे थे कि हमने 7 लाख लोगों को रोजगार दिया, तो फिर इसको स्वीकार करे, या तो इसे स्वीकार करे। और अगर सरकार इसे स्वीकार नहीं करती है तो निश्चित रूप से ये जो भ्रामक स्थिति है और जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में बयान दिया, सदन को गुमराह करने का काम किया है और इस प्रदेश के युवाओं के घाव पर जो है नमक छिड़कने का काम किया है, तो जो काजी निजामुद्दीन जी ने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव सदन के अंदर लाया है, या तो मंत्री जी सदन में उपस्थित होकर के इस परिप्रेक्ष्य में क्षमा याचना करे, अन्यथा विशेषाधिकार हनन के तहत जो कार्रवाई होती है उसे करने का आप काम करें। मान्यता जी, यही नहीं कि ये आंकड़े गलत पेश किए, यही नहीं, भारत सरकार की जो रिपोर्ट है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो भारत सरकार की एक रिपोर्ट है, उसको भी यहाँ गलत आंकड़ा उसका रखा माननीय मंत्री महोदय ने। जम्मू कश्मीर के बाद दूसरे नंबर पर सर्वोच्च बेरोजगारी स्तर है देश में भारत की, ये इस लेटेस्ट रिपोर्ट में। और मंत्री जी इस रिपोर्ट को लेकर सदन में रख रहे थे और कह रहे थे कि वो उसमें आखिर में बता रहे थे उसका नंबर। तो सदन को रिपोर्ट के हिसाब से भी गुमराह कर रहे हैं और आंकड़ों के हिसाब से भी गुमराह कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि रिपोर्ट उनके हाथ में है और वो कागज लेकर आ जाएंगे, क्योंकि वो प्रोफेसर भी हैं तो कोई उनकी बात को चैलेंज नहीं करेगा, कोई पढ़ेगा नहीं। लेकिन मान्यवर, जब इस रोजगार जैसे गंभीर विषय पर हम लोग बात करते हैं तो हम कागज को देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, उसको सिर्फ अपने
टेबल पर सजाने के लिए नहीं रखते। तो मान्यवर, ये दोनों बातें सदन में मंत्री जी ने कही। विशेषाधिकार हनन केवल मेरा ही नहीं है, ये उत्तराखंड के समस्त युवाओं का, बेरोजगारों का इस सरकार ने विशेषाधिकार का हनन किया है। मान्यवर, सरकार को उनसे 5 साल की जो इन्होंने समय प्रचंड बहुमत का बेकार किया है, ये सदन में माफी मांगनी पड़ेगी और बेरोजगारों से इनको हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। अच्छा, मंत्री कुशवाहा जी। माननीय अध्यक्ष जी, कल बेरोजगारी को लेकर के जो भ्रामक आंकड़े इस सदन में प्रस्तुत किए गए, उसको लेकर के हमारे माननीय सदस्य काजी निजामुद्दीन जी ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आपको दिया है। मान्यवर, पूरे प्रदेश के लोगों की निगाहें आपकी पीठ पर हैं, इस सर्वोच्च पीठ पर है कि ऐसे गलत सरकार की तरफ से जो निर्णय दिया गया है, जो आंकड़े दिए गए हैं, उस पर आपकी पीठ से क्या निर्णय आता है। इसलिए मेरा ये आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन है, कहीं पीठ पर आक्षेप न लगे इस प्रदेश की जनता की तरफ से। इसलिए मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि जो वास्तविक निर्णय है वही सदन में आना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। और विशेषाधिकार हनन के तहत जो कार्रवाई माननीय मंत्री जी पर हो सकती है, सरकार के उस कार्रवाई को करने का मैं आपसे निवेदन करता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो विशेषाधिकार हनन का मामला हमारे मित्र काजी निजामुद्दीन ने रखा है और उस पर नेता प्रतिपक्ष जी ने और हमारे वरिष्ठ सदस्य कुंजवाल जी ने बात की है, मेरा बहुत स्पष्ट कहना है और विनम्रता से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि अब चूंकि विधानसभा का ये आज अंतिम सत्र है, अंतिम दिन है, तो खाली एक बात कहनी है, उठानी है, इसलिए नहीं कहना चाहिए। मैंने कल भी एक बात कही कि उस समय जो आंकड़ा दिया गया था वो सब जोड़ के दिया गया था। इस समय माननीय मंत्री जी ने जो कहा वो कुछ विषयों, कुछ लोगों को कहा, उसमें बहुत सी चीजें जो उन्होंने बाद में बताई कि मैंने ये इसमें नहीं जोड़ा है, और विशेष रूप से शिक्षा विभाग का तो बिल्कुल ही नहीं जोड़ा। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उसमें नहीं जुड़ी थी, तो इस कारण ये अंतर आ गया। समूह तो भी नहीं बहुत ज्यादा विशेषता हनन का मामला नहीं बनता है, क्योंकि उसमें आपको बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कहा कि मैंने इसमें ये नहीं जोड़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, विषय बहुत गंभीर है और संसदीय मंत्री जी जिस तरीके से अपनी बात कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, कदापि उचित नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि 2020 में हमने बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में कार्य स्थगन प्रस्ताव सदन में लाया, और जब कोई कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है और जब सरकार की ओर से जवाब आता है, तो मैं समझता हूं कि सरकार जो जवाब देती है वो पूरी जानकारी के आधार पर देती है। 2020 में सरकार ने कहा कि हमने 10 लाख लोगों को रोजगार दिया। ये कार्रवाई का अंश है, ये विपक्ष नहीं कर रहा, ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं। ये तो जो सब बात को मैं गलत है। माननीय अध्यक्ष जी, हम भी तो कह रहे हैं, हमने कहा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं वही कह रहा हूं। तो ये हमने नहीं कहा, ये तो कार्रवाई का अंश है। उसके बाद हमने 2021 में, मैं इसलिए कह रहा हूं, 2021 में फिर हम बेरोजगारी को वो लेकर के हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव सदन के अंदर लाया। तब सरकार ने उत्तर भाषण दिया जो कार्रवाई का अंश है कि हमने 7 लाख लोगों को रोजगार दिया। फिर कल जब विधानसभा का सत्र प्रारंभ हुआ तो हमारे सम्मानित साथी काजी निजामुद्दीन जी ने जो है बेरोजगारों के परिप्रेक्ष्य में एक प्रश्न उठाया। फिर उसमें मंत्री जी ने कहा कि हमने 7 लाख लोगों को रोजगार दिया, और आज संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि कुछ छूट गए थे, उसको जोड़ करके वो 10 लाख हो जाएंगे।
बात ये नहीं कि कहा, ये कल उन्होंने ही कहा। नहीं, अभी तो आपने कहा ना, और सरकार कहती है तो मैं समझता हूं कि कोई भी मंत्री अगर कहे तो सामूहिक दायित्व माना जाता है। जो तो मैं ये पूछना चाह रहा, हम तो ये कहना चाह रहे हैं, हम कुछ और नहीं कहना चाह रहे, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि 2020 में जब आपने उत्तर भाषण दिया उस समय 10 लाख लोगों को रोजगार मिला। 21 में हमने फिर वही प्रश्न दोहराया, तब आपने 3 लाख घटा करके 7 लाख लोगों को रोजगार दिया। जब कल जो है माननीय सदस्य काजी निजामुद्दीन जी ने कार्य स्थगन के अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से प्रश्न उठाया, तब भी आप 7 लाख लोग। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या 2020 में जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन के अंदर वक्तव्य दिया वो सही है, या 2021 में बेरोजगारी के कार्य स्थगन प्रस्ताव पर जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने जवाब दिया वो ठीक है, या कल जो है श्रम मंत्री जी ने बेरोजगारों के परिप्रेक्ष्य में जवाब दिया वो ठीक है? ये तो सरकार को बताना पड़ेगा ना। सरकार ये भी नहीं बताएगी कि कौन सा आंकड़ा सही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कही एक बात कि कुछ छूट गए थे। मान्यवर, आप ही की बात को अगर मैं बड़ा मान लूं, कुछ छूट गए थे, शिक्षा में छूट गए थे, चिकित्सा में छूट गए थे, या विभिन्न सरकारी पद विभागों में छूट गए थे। क्या 3 लाख लोग भर्ती कर चुके आप सरकारी विभागों में? अगर शिक्षा, होमगार्ड और पीआरडी को भी मैं जोड़ लूं, 5,000, 2,000, 3,000, 10,000 भी नहीं हो सकते सारे जोड़कर। 3 लाख का आंकड़ा पूरा करना है मान्यवर। 3 लाख की अगर 100, 200, 500 की मिस्टेक होती तो हम मान लेते। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर अभी आप कह रहे थे, आपने बड़े हल्के में बात कही कि कुछ छूट गए थे। क्या जब इस सम्मानित प्रदेश में जहां पूरा उत्तराखंड के भविष्य को लिखा सुना जाता है और यहाँ पूरे प्रदेश की योजनाएं बनती हैं, क्या यहाँ सरकार युवाओं के रोजगार को लेकर गंभीरता से जवाब नहीं देती? क्या युवाओं के रोजगार को आप गंभीरता से नहीं लेते, जो आप यहाँ पर सीरियसली जवाब भी नहीं देते? कुछ छूट गया था का क्या मतलब है मान्यवर? ये तो डबल गलती आज आप कर रहे हैं। कुछ छूट गया था तो जबर आपको इस पे भी माफी मांगनी चाहिए। कुछ क्यों छूट गया था? आपको सीरियस होकर जवाब देना चाहिए सरकार को। जो बेरोजगारी का मामला और युवाओं के रोजगार के मामले को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ छूट गया था से काम चलेगा? भाई निजामुद्दीन जी, बात को समझने का प्रयास करें। मैंने ये नहीं कहा, मैं कह रहा हूं कि मैं कुछ छूट गया। कल माननीय मंत्री जी ने अपने बोल में कहा, उन्होंने कहा कि 7 लाख के बाद कुछ और बताया अलग से, तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि कुछ छूट गए हैं जो मैं ये बता रहा हूं, तो उनके शब्दों को मैंने दोहराया, मैंने नहीं कहा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जो मैंने 10 लाख की संख्या बताई, वो आपने जो बार बार दोहराने का सुनने का अंतर हुआ, सुनने का अंतर मैंने हुआ। उसको बहुत स्पष्ट कहा कि मैंने कहा। अरे तो मैं अब भी कह रहा हूं, मैंने कहा, और आज भी जो उन्होंने कहा वो भी सही है, लेकिन कहने का तरीका है। उन्होंने फर्क कितने का भी हो सकता, 3 लाख से भी ज्यादा का हो सकता, फर्क की क्या बात है? मान्यवर, मेरा फिर निवेदन है, मैं आप जहां तक बेरोजगारों की बात है, करें इसको। मान्यवर, ये विशेषाधिकार हनन का परफेक्ट केस है और इसको ग्रहता पर जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, बेरोजगारों के प्रति भाव का सवाल है, वो इनसे कहीं ज्यादा हमको है। हम पूरे गंभीरता से उनके बारे में विचार कर रहे हैं। कि कल जो माननीय मंत्री जी ने, श्रम मंत्री जी ने बयान दिया, आंकड़े प्रस्तुत किए, क्या वो माननीय श्रम मंत्री जी सरकार के अंग नहीं है? आप सरकार के अंग नहीं है? सारे मंत्रियों की सामूहिक उत्तरदायित्व होता है सरकार चलाने में। और जैसा काजी भाई ने कहा कि बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकार मजाक में आ गई है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय, मैंने पहले भी कहा है, अब पीठ की जिम्मेदारी है कि इतनी महत्वपूर्ण विषय पर पीठ का निर्णय क्या आता है उसको पूरा प्रदेश देख रहा है।
यह हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है, सही निर्णय आना चाहिए। इसलिए इस सूचना को आपको ग्राह्य करने का मैं आपसे निवेदन करता हूं। माननीय मुन्ना सिंह जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा एक आग्रह है आपसे, मेरा आपसे एक आग्रह है, मेरा आपसे यही कह रहा हूं मैं, यही कह रहा हूं मैं, यही कह रहा हूं मैं, सरकार का अगर आप नोटिस आप बोलिए, लेकिन आपका पूरा दल बोलेगा तो फिर तो चर्चा उनके बोलने पर काजी साहब विशेषाधिकार का रेस्पेक्ट करता है, आप चर्चा नहीं कर सकते, आप चर्चा कर रहे हैं उसको। नहीं मान्यवर, चर्चा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं। आप अपनी बात अपने विषय में रखिए, इस विषय में काहे को रख रहे हैं? ये कोई कभी परंपरा नहीं रही, नहीं कोई परंपरा नहीं रही। सदस्य होने के नाते मैं आपसे निवेदन करूँ, आप बड़ी सदस्य, मैं बैठा हूँ, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुन्ना सिंह जी जो कह रहे हैं कि विशेषाधिकार का नोटिस भाई काजी निजामुद्दीन जी ने दिया, तो उसमें नेता प्रतिपक्ष भी माननीय गोविंद सिंह जी भी सब लोग बोले तो चर्चा हो गई। तो चर्चा तो इसमें होती नहीं, उनको बोलना चाहिए, उनकी बात ठीक है अपनी जगह, लेकिन उस पर अन्यथा न लें। देखिए, जो मेरा बहुत विनम्र निवेदन है, बेरोजगारों को बैठे विनम्र निवेदन है, माननीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ हैं और मैं बहुत ही सम्मान उनका करता हूं। कल जो बात आई थी तो वो दोनों बातें उन्होंने कही कि ये इस प्रकार के 7 लाख हैं और इस प्रकार के 3-3.5 लाख हैं, दोनों बातें कही, और उसको मैंने अभी भी स्वीकार कर रहा हूं कि हमने 10 लाख कहा था, वो बात बिल्कुल सही थी, और उन्होंने भी 7 और 3 10 कहा है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको अनावश्यक टूल देना ये अच्छी ठीक बात नहीं। बेरोजगारों को रोजगार देने के जो आंकड़े हैं, मैंने कहा बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के जो आंकड़े में भिन्नता आई है, जो भिन्नता आई है उसका मैं परीक्षण करा लूंगा, उसके बाद विवाद दे दूंगा, परीक्षण करा लेंगे उसको। ठीक है, धन्यवाद। मेरा विषय हरण का नोटिस है, कल भी आई थी बात, लेकिन आपके विषय नहीं आ पाया। आएगा, विषय आएगा, उसमें आप विषय बोलिए। यही तो चल रहा है मानो नियम 65 वाला, ये विषय चल रहा है मानो। परीक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री साहब गए हैं, परीक्षण हो रहा है। महोदय, मैं और कहना चाहता हूँ, 2 महीना पहले मुझे एक आ गया था कि माननीय मुख्यमंत्री को भेजा गया। हो सकता है सरकार निर्णय लेने में सक्षम हो,
लेकिन क्या विधानसभा अध्यक्ष क्या विधानसभा अध्यक्ष जो आपको संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं उनका उपयोग करके एक विधानसभा सदस्य की जो अवमानना हुई है, जो अपमान हुआ है, उस विषय में निर्णय लेंगे? मेरी अपील आपसे माने और मुख्यमंत्री से नहीं है मेरा कहना, क्योंकि मैं हमारे जितने भी विधायकगण हैं उन सबके संरक्षक आप हैं मान्यवर। नेता सदन नहीं, नेता सदन सरकार के हो सकते हैं, लेकिन आप सदन के हैं। मैं गलत कह रहा हूं तो बता दीजिएगा मान्यवर। सदन कार्य मंत्री है जी, इनका विशेषाधिकार का मामला बहुत पहले चल रहा है। पहले चल रहा है मान्यवर। नहीं, उसकी चर्चा हो गई है कल। नहीं, चर्चा कहाँ हो? चर्चा कैसी मान्यवर? नहीं, उसमें बात हो गई है कल। माननीय मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री संज्ञान के में बाद लाया गया। मान्यवर मुझे तो अध्यक्ष जी का निश्चय चाहिए उसका और आज ही चाहिए, अभी चाहिए उसका परीक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री मान्यवर। सुनो, नियम 315 के अंदर कोई है? नियम 315 है कोई? नियम 315 नहीं कोई है? नियम 315 नियम सिंह जी बोले ना, अब बोले ना, आप कह रहे थे कि हम बोल रहे हैं तो हम बोले ना। अब ये तो ट्रेजरी माननीय अध्यक्ष जी, ट्रेजरी बेंच के हमारे सम्मानित विधायक जो है पहले में आ गए। इससे गंभीर विषय दूसरा मैं समझता हूं हो नहीं सकता। अब देखो, अब हम आपके साथ हैं। पाँच छह नहीं है, 6 है 7 है। माननीय अध्यक्ष जी, कृपया बैठिए। नहीं, नियम 65 मेरा भी है, क्या मेरा ये कहना है मान्यवर, मेरा ये कहना है कि चर्चा नहीं है, मेरा अपना है, पहले से प्रस्तुत हो चुका है, पहला मेरा नोटिस है पहले से, और सदन के पटल पर सरकार ने कहा है कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं जानना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, गैरसैंण के सत्र में ये वादा हुआ था और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष जी, मत संख्या से आप बैठिए। नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, मैं विशेषाधिकार का प्रश्न है। आप ही के संरक्षण में सरकार ने कहा कि नियम 65 के तहत जो मेरा अपमान हुआ जिला पंचायत की बैठक में, और जिस तरीके से मुझे बाहर किया गया, मेरी बेइज्जती की गई, मैंने उसको पूरे विस्तृत रखा था आपके सामने, बुलाया नहीं गया बैठक में, और आज तक उस पर कोई सरकार की ओर से कार्रवाई नहीं हुई। सदस्य का अधिकार है और सदस्य का अधिकार। माने शुक्ला जी, इसमें हमको सरकार और विपक्ष से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। माननीय सदस्यों के प्रतिष्ठा का जहां प्रश्न है, हम लोग अनुशासन मानते हैं। एक कलेक्टर बेइज्जती की, आज तक सदन से कोई उस पर निर्णय नहीं आया। एक जिला पंचायत की बैठक में जहां हम विशेष आमंत्रित होते हैं, नहीं बुलाया गया और हम गए तो वहां पर हमारी बेइज्जती की गई, अपमानित किया गया। उसका परीक्षण हो रहा है। के बाहर चले जाओ। कब तक परीक्षण होगा मान्यवर? कब तक परीक्षण होगा? कब इसका निर्णय आएगा? ये तो सवाल है। कब तक परीक्षण होगा मान्यवर? अरे पंडित जी आप बैठिए मान्यवर, ये पक्ष की बात नहीं है। सबका मत संख्या 7 कार्य मंत्रणा समिति ने अपने दिमाग होता था, ऐसा नहीं है। मैंने कांग्रेस के शासन में भी कांग्रेस सदस्यों को करते देखा है, जहां कार्य मंत्रणा समिति ने अपने दिनांक 10 दिसंबर 2021 बैठक में दिनांक 11 दिसंबर 2021 को उपनिरीक्षण का कार्यक्रम आज की काली सूची में माननीय अध्यक्ष जी, इस पर आपका विनिश्चय चाहिए, आपका संरक्षण चाहिए, वरना हम लोग का मान सम्मान नहीं रह पाएगा और हम लोग कैसे काम करें, ये विषय हमारे सामने खड़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुरोध से प्रस्ताव करता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा इस सदन को दी गई है, यह सदन उससे सहमत है। माननीय अध्यक्ष जी, आपका विनिश्चय चाहिए मुझे। माननीय अध्यक्ष जी, ये पीड़ा सिर्फ शुक्ला जी की नहीं है, मेरी भी है। मुझे तो हर बार जब भी माननीय मोदी जी आए, हर बार अपमानित किया गया। प्रश्न है कि माननीय सदस्य और मैंने इसका नोटिस भी दिया है। प्रस्ताव से सहमत है। तो इसका मतलब यह है कि विधानसभा सदस्यों के कोई विशेषाधिकार है। फिर विशेषाधिकार वाले कॉलम को हटा देना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत गंभीर माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप विधायकों के सम्मान को नहीं बरकरार रखेंगे, हमारे विधायक साथी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला रहे हैं और ये तो बहुत कम है, और झूठी सूचनाओं के 2 बार बड़े लंबे समय से ला रहे हैं, और पीठ के द्वारा सरकार को निर्देशित भी किया गया कि सरकार इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने का काम करे। लेकिन खेद का विषय है,
तिथि तक जो है इस परिप्रेक्ष्य में कोई अध्यक्ष जी आपका भी विशेषाधिकार आपका भी विशेषाधिकार मुझे अध्यक्षता नहीं दी, मैं हाउस में लाया। आज आप पीठ पर विराजमान है, इसलिए आप कहना चाहता हूँ कि विधायकों की पीड़ा को तो सुन लीजिए मान्यवर। खुद आपका भी हुआ मान्य अध्यक्ष जी, महोदय उस पर क्या कार्रवाई हुई? मैं पुनः निवेदन करूंगा। मेरा भी है ना। क्या कार्रवाई शुक्ला हुई? जी, शुक्ला जी, और हम कहाँ कहेंगे ये बात? शुक्ला जी, हम कहाँ कहेंगे बताएं? सुनिए तो बात। मेरा भी है मान्यवर कि आप नेता सदन में ना डालें, क्योंकि आपका वजूद, आपका पद संविधान में उनसे कहीं ऊपर है। पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, सभी मान्य विधायकगण के संरक्षक आप हैं। नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं गलत हूँ, मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा। पहले इस पर सरकार का आप तो आखिरी दिन बात क्या हुई? अब उसके बाद हम कब कहेंगे? 6 महीने आपको हो गए, 2 महीना मेरे प्रकरण को हो गया। और ऐसी वजह नहीं, देश के प्रधानमंत्री को इसने कहा अपमानसूचक शब्द। मैं सरकार को निर्देश देना चाहता उसके बाद मान लेते पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री, वर्तमान सांसद अजय टंडा जी समय सीमा के साथ उसने दुर्व्यवहार किया, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया मान्यवर। अगर ये कौन सी एक बार हमको सुनने तो दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, टाइम बाउंड करने का आपसे अनुरोध है कि सरकार को कोई टाइम बाउंड करे इसमें। माननीय संसदीय कार्य निर्णय में मेरा तो वो भी नहीं, मैं वो भी नहीं मांग रहा कृपया हूं। बैठे, कृपया बैठे। मेरा ये मांग है मान्यवर कि निर्णय सरकार में न छोड़ो। एक सेकंड मान्यवर, आप सदन में हैं, सदन में स्पीकर के पद पर विराजमान है, आपको जो प्रदत्त शक्तियां हैं उनका उपयोग क्यों नहीं कर रहे? इसको मुख्यमंत्री के ऊपर ना डालें, मेरा ये कहना है। आप बैठेंगे तब तो बताऊंगा मैं। जी बताइए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है, जितने माननीय सचिव निर्वाचित होकर आए, माननीय अध्यक्ष जी, सभी सदस्य की बात मेरा 4 साल हो गया माननीय अध्यक्ष जी मामला। सुनते लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, 4 साल से कार्यकाल पूरा हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जिला अधिकारी पिथौरागढ़ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन लाया था। मेरे यहाँ सरकारी महोत्सव था, जौलजीबी मेला, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था। मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरी विधानसभा में मेरी अध्यक्षता होनी चाहिए। मेरे बार बार निवेदन करने के बाद भी मुझे नहीं दिया गया अध्यक्षता। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जो है त्रिवेंद्र सिंह जी थे, उनके जो है मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मंच दिया। लेकिन मान्य आज तक उसका फैसला नहीं आया, तो हम कैसे हम समझे कि हम विधायकों का मानो जो है विशेषाधिकार हनन में हमारे साथ न्याय होगा? मान्य आप खुद भी प्रताड़ित है। आपने तो इस पटल में बैठ के, उस कुर्सी में बैठ के कहा। तो मान्य अध्यक्ष जी, कुछ ऐसा नियम बनाइए कि विधायकों को अपने विशेषाधिकार हनन के लिए रोना न पड़े। निश्चय दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, लगभग 2.5 वर्ष हो गए मैंने भी भगवानपुर की तत्कालीन तहसीलदार सुशीला कोठियाल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया था। आज तक उसमें भी कोई निर्णय आपका नहीं आया है। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस परंपरा को मत डलने दीजिए, उनमें आप विनिश्चित दीजिए। आज माननीय अध्यक्ष जी, जैसी आज एकता विधायकों में दिख रही है, अगर काश 2 साल पहले दिखती, लेकिन पीठ का भी कर्तव्य है। माननीय अध्यक्ष जी, आज पीठ आपकी तरफ देख रही है, पीठ का कर्तव्य है, आप हमारे हितों के संरक्षक है। माननीय अध्यक्ष जी, सूचना देने की बजाय एक बैठक में हम जाए जिला पंचायत की, वहां पर आपका जिला पंचायत का मैंने कहे कि आप कैसे आ गए इस बैठक में, और हम कहाँ इस बात को उठाएं? हमारा संरक्षण कौन करेगा? हमें न्याय कौन देगा? बड़ी अफसोसजनक स्थिति है जब सत्ता पक्ष के सम्मानित विधायकों के साथ। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जाति प्रमाण पत्र बना मेरा, मैं विधायक हूं यहाँ का माननीय अध्यक्ष जी, और उस पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने जांच कराई। मैंने विशेषाधिकार का नोटिस दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई माननीय अध्यक्ष जी। और ये इतना माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा में आप बैठे नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात तो सुन लीजिए, सबकी सुनिए माननीय अध्यक्ष जी, मेरी भी सुन लीजिए माननीय अध्यक्ष जी। तो जब मेरे साथ ऐसा किया, तत्कालीन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने, आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो होगा क्या? तो इसलिए मेरा माननीय अध्यक्ष जी, जितने भी विशेषाधिकार हनन के नोटिस आपके संज्ञान में है, विधानसभा की प्रॉपर्टी है, सबका संज्ञान लेकर उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ये विनिश्चय आपकी तरफ से आज आना चाहिए माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष, मैं इसको संक्षेप में कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, विशेषाधिकार हनन के परिप्रेक्ष्य में आप स्वयं भी जो है इस दौर से गुजरे हैं, और हमारे सम्मानित विधायक साथी जो सत्ता पक्ष भी हैं, हमारे विपक्ष के भी हैं, इन्होंने समय समय पर इसी सदन में जो है अपने विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव के माध्यम से सदन का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करने का काम किया, और पीठ से भी ये अपेक्षा की कि पीठ जो है सरकार को निर्देश देने का काम करे। और मैं समझता हूं कि पीठ के माध्यम से एक नहीं
जब जब किसी साथी ने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव सदन के अंदर लाने का काम किया, तब तब सरकार को दिशा निर्देश दिए गए, लेकिन सरकार के कान पर तो जूं नहीं रेंग रही है। और आज उसी की परिणति है, क्योंकि ये विधानसभा का अनंतिम सत्र है और उसी की परिणति है कि हमारे सम्मानित साथी को जो ट्रेजरी बेंच से हैं आज वेल में आना पड़ा। हमारे शुक्ला जी को अपना दर्द जो है यहाँ पर उसको उठाना पड़ा। हमारे साथी देशराज जी को अपनी बात कहनी पड़ रही है। हमारे मनोज राव जी, हमारे धामी जी, हमारी बहन ममता राकेश को फिर इस दर्द को जो है आपके सम्मुख रखना पड़ रहा है। क्या ये उचित प्रक्रिया है? क्या इस तरीके से सरकारें चलेगी? यदि विधायकों का सम्मान नहीं होगा तो फिर किसका सम्मान होगा? ये बहुत गंभीर विषय है। और आज भी आप कह रहे हैं कि मैं विनिश्चय देता हूं। आज आप विनिश्चय दे देंगे, उसके बाद हम दोबारा 2022 के बाद मिलेंगे माननीय अध्यक्ष जी। लेकिन कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तो जनता तय करेगी। लेकिन जिनके विशेषाधिकार का हनन हुआ है, अगर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और इन पूरे 5 वर्ष के अंतराल में, तो फिर कब कार्रवाई होगी? कब कार्रवाई होगी? अभी मैं देख रहा था जब हमारे चैंपियन साहब यहाँ आए, वेल में आए, उनका दर्द था। तो मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री गणों को जो है विधायक के दर्द को और मर्म को समझना चाहिए। ठीक है, वो सरकार के दबाव में वापस चले गए, लेकिन दर्द तो है। और आप तो स्वयं जो है इससे प्रताड़ित हैं। तो कब तक ये परंपरा चलेगी कि पीठ के माध्यम से सरकार को निर्देशित किया जाएगा और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगे? क्या यही परंपरा है? क्या इसीलिए हम इस सदन के अंदर चुन करके आते हैं कि जब हम सदन के बाहर जाएं तो हमारे जो विशेषाधिकार है उसका हनन करने का काम जो है अधिकारी करे और उनके खिलाफ जो हम मौन रहे? पहले तो परंपरा ये हो जानी चाहिए थी कि जिन अधिकारियों ने विशेषाधिकार हनन करने का काम विधायक का किया, उसे विधानसभा के अंदर जो है आप बुलाते, ताकि भविष्य में जो है कोई भी अधिकारी इस बात के का साहस नहीं कर पाता कि विधायकों का जो है हम विशेषाधिकार का हनन। ये प्रश्न सत्ता और विपक्ष से नहीं है। अरे हम हैं तो विधायक सब लोग। अगर हमारा संरक्षण नहीं होगा तो इस सदन में बैठने का फायदा क्या है? अध्यक्ष जी, आज आपकी पीठ से ऐतिहासिक निर्णय आना चाहिए। जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, ये लगना चाहिए उन लोगों को कि सदन के अंदर जो पीड़ा विधायकगणों ने उठाई है, उस पीड़ा का निदान करने का काम आपकी इस पीठ ने किया है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, इस 3 माह के कार्यकाल में मान्यवर, मैंने जो आपके विभाग से, आपके कार्यालय से कॉरेस्पॉन्डेंस की है, कृपया उसका संज्ञान लेने का कष्ट करें मान्यवर। लगातार मैं कहता रहा हूँ और लगातार इग्नोर किया जा रहा है मान्यवर। क्या ये अनुस्मारक आपको प्राप्त हुए कि नहीं? कल ही कहा गया था कि हमें कोई पत्राचार प्राप्त नहीं हुआ। मैं उसका प्रूफ लाऊं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है मान्यवर, कृपया आप एक बार इसका संज्ञान ले लें। लगातार मेरे द्वारा अनुस्मारक भेजे गए और पत्र को भी जो भेजा था मैंने, उसके विषय में अध्यक्ष जी से लगातार फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क उनसे नहीं हो पाया। सचिव विधानसभा बैठे हैं, इनसे मेरी 2 बार बात हुई, आप पूछ सकते हैं। इसको देख तो लीजिए कि मैं झूठा तो नहीं सिद्ध हो रहा हूं ना। कल ये कहा गया, नहीं, कल मान्यवर ये कहा गया हमें मिला ही नहीं नोटिस। ये 3 महीना पहला और 3 अनुस्मारक कृपया अपने संज्ञान में लेने का बैठिए, तो इसको मंगवा तो लीजिए मान्यवर। इस सदन के बैठे व्यवस्था का प्रश्न मैंने उठाया। अध्यक्ष जी चलिए सुन लीजिए, अध्यक्ष जी कृपया इनका संज्ञान ग्रहण करने का कष्ट करें भैया। कोई देखो, माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन उत्तराखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली या परंपराओं से चला है। मेरे व्यवस्था का प्रश्न यह मान्यवर कि इसके पृष्ठ 94 में लिखा है कि विशेषाधिकार समिति का गठन होगा। मैं जानना चाहूंगा क्या इसका गठन हुआ। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि इसमें उपाध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्य होंगे। उपाध्यक्ष इस समिति के सभापति होंगे। विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट होने पर उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, सचिव द्वारा शिकायत की एक प्रति इस अनुरोध साथ भेज दी जाएगी कि एक निश्चित तिथि तक यदि वह चाहें तो शिकायत के संबंध में अपना लिखित वक्तव्य सचिव को भेज दें। लिखित वक्तव्य प्रस्तुत करने की तिथि व्यतीत होने के उपरांत समिति यदि आवश्यक समझे तो जांच के हेतु शिकायत करने वाले व्यक्ति तथा उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है एक निश्चित तिथि, समय और स्थान पर अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बुला सकेगी। क्या ऐसा हुआ हमारे द्वारा उठाए जाने पर? मान्यवर, ऐसा व्यक्ति यदि वह चाहे तो अभियोक्ता द्वारा भी अपना पक्ष समिति के समक्ष उपस्थित करा सकेगा। यदि
उपस्थित होने के लिए आदेश पक्ष नियत तिथि पर उपस्थित होने में असमर्थ है तो वह समिति को उन कारणों की सूचना देगा। समिति दिए गए कारणों को देखते हुए उस विषय पर विचार स्थगित कर सकेगी जिससे कि वह पक्ष उपस्थित हो सके। किंतु यदि समिति यह समझे कि अनुपस्थिति का समुचित कारण नहीं है या पक्ष जानबूझकर अनुपस्थित रहा है तो समिति उस पक्ष के विरुद्ध उसकी अनुपस्थिति में ही विषय पर विचार करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकेगी तथा उसके विरुद्ध आदेश भंग की सूचना सदन के समक्ष रख सकेगी। समिति द्वारा प्रश्नों की जांच होगी मान्यवर, और इसमें ये भी है कि यदि वो क्षमा याचना करे तो समिति विचार कर सकती है उसकी क्षमा पर भी। लेकिन जब समिति गठित नहीं हुई, कोई नोटिस नहीं हुआ, बुलाया नहीं गया, क्षमा की बात तो बहुत दूर की बात है, हमारी आपत्ति को, हमारे अपमान को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं इससे बड़े शर्म की बात और क्या होगी? कृपया बैठे, कृपया बैठे, छोड़ा जी कृपया बैठिए, कृपया हम बैठे। कानून के मानने वाले लोग हैं, कानून बनाने वाले लोग हैं। मेरा सभी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम कहाँ जाएं, हम किससे कहें? एक बार बैठ तो लीजिए आप, एक बार हमने अपनी पीड़ा को सदन के सामने रखा। सरकार ने उसमें कहा था कि हम तत्काल इस पर कार्रवाई करेंगे। वो तत्काल कब तक होगा मान्यवर? आप कृपया बैठे, ये मैं जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष, एक मिनट, ये विशेषाधिकार हनन के विषय पर जो चर्चा हो रही है, मेरा आपसे केवल अनुरोध ये है, जो हमारा ये रूल बुक है ना, नहीं ठीक है, अरे मान्यवर सब अपने विषय रख रहे हैं, चर्चा नहीं है। मैं अनुरोध ये कर रहा था अध्यक्ष जी, अनुरोध ये कर रहा था कि विशेषाधिकार हनन की प्रक्रिया, और ये वास्तव में गंभीर बात है कि विशेषाधिकार हनन के जो नोटिस जाते हैं किसी भी माननीय सदस्य द्वारा, उसमें अध्यक्ष पीठ से कोई ना कोई विनिश्चय आना चाहिए। विनिश्चय ये भी हो सकता है कि यह विशेषाधिकार हनन का नहीं बनता, विनिश्चय ये भी हो सकता है कि साहब इसे विशेषाधिकार हनन समिति को परीक्षण हेतु प्रेषित किया जाता है। और मान्यवर, इसमें खास बात, ये अच्छी बात यह है कि अधिकांश से दूसरे सारे संदर्भ सदन का कार्यकाल खत्म होने पर व्यवगत हो जाते हैं, लेकिन विशेषाधिकार हनन के मामले एक बार यदि समिति को संदर्भित हो गए तो भविष्य की विधानसभाओं में भी उस पर विचार होगा और गुणदोष के आधार पर उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन वो लॉजिकल एंड तक जाए ही नहीं, वो समिति को संदर्भित ही ना हो, उसमें अध्यक्ष पीठ से विनिश्चय ही ना हो, तो तब तो जो विधानसभा की निर्धारित प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ही पूरी के पूरी विषेट हो जाती है। हम जितने विशेषाधिकार हनन के विषय उठाते, आवश्यक नहीं है कि वो विशेषाधिकार हनन के बने ही, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन अध्यक्ष पीठ से कोई ना कोई तो विनिश्चय आना चाहिए। और चाहे विनिश्चय यही हो कि ये परीक्षण के लिए बाकायदा विशेषाधिकार हनन समिति को प्रेषित किया जाता है, लेकिन कष्टकारी विषय यह है कि विशेषाधिकार हनन के ये प्रकरण ना तो इस पे पीठ के ऊपर से विनिश्चय आए और ना ही अधिकांश प्रकरण विशेषाधिकार समिति के सामने विचारार्थ गए। तो लिहाजा जो है, हम जो विधायी प्रक्रिया है उस विधायी प्रक्रिया को भी, जो हमारा सदन के अंदर की एक रूल ऑफ बिजनेस, एक अधिकार देता है सदन को, कहीं ना कहीं उसमें भी इस प्रकार से कटौती होती है और ये प्रकार जो सदस्यों के अधिकार है वो कहीं कमजोर पड़ते हैं। तो अध्यक्ष जी, मेरा बहुत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके, बहुत विनम्रता पूर्वक पीठ के किसी सवाल पर हम लोग सवाल खड़ा करने का हमारी ना परंपराएं हैं, ना हम ऐसा मानते हैं, लेकिन फिर भी हम फिर से आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि विशेषाधिकार हनन के प्रकरणों पर यदि समय कम बचा है तो चाहे यही हो कि उनको कलेक्टिवली सबको क्लब करके और विशेषाधिकार हनन के विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द उसको कर दिया जाए, तो भी कम से कम ये कि ये उसमें भी कम से कम भविष्य में कोई ना कोई निर्णय हो पाएगा, या और माननीय विशेषाधिकार समिति उसमें कोई ना कोई प्रतिवेदन भविष्य में देने की स्थिति में होगी। इतना ही मात्र मुझे कहना है। मैं सरकार जानना चाहता हूँ कि समिति गठित हुई है कि नहीं, गठित हुई है तो कौन कौन से सदस्य हैं? देखिए, इसकी समिति गठित हुई है, तभी तो जाएगा वहां पर। विशेषाधिकार हनन की समिति गठित हुई है, मैं उसका अध्यक्ष भी होता हूँ जी। और क्योंकि जो माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य कौन कौन है? माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं जानना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष जी, एक भ्रम की स्थिति और इसमें होंगे। राजेश जी, तो वो 7 सदस्य कौन कौन है? राजेश जी, राजेश जी, क्यों 7 सदस्य कौन कौन है? राजेश जी, मैं एक आग्रह कर रहा हूँ, इससे एक स्थिति और उत्पन्न होती है भ्रम की।
भ्रम की। विशेषाधिकार हनन के विषय पर विनिश्चय करना पीठ ने या सदन की समिति ने, लेकिन भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है कि फिर जाहिर तौर पर है दोषारोपण सरकार के ऊपर होने लगता है, जबकि विशेषाधिकार हनन के मामले में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। सरकार की भूमिका तो तब आएगी जब पीठ से कोई विनिश्चय जाएगा या सदन की कोई समिति उसके बारे में कोई सिफारिश करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, 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 आप हमारे उपसभापति हैं, माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत गंभीर विषय है अध्यक्ष जी, बहुत गंभीर विषय है। क्योंकि नहीं विषय दे रहा हूँ, आप मेरी मैंने प्रश्न उठाया था, इसका विनिश्चय तो आ जाए। माननीय अध्यक्ष जी, इसका विनिश्चय तो आ जाए। माननीय अध्यक्ष जी, विशेषाधिकार समिति का जो मैंने प्रश्न उठाया, माननीय अध्यक्ष जी, ये विषय इसीलिए अब गंभीर हो गया है कि गाये बगाए जो है पीठ पर भी जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है बात आ रही है। और मैं नहीं माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि सम्मानित विधायकों ने समय समय पर अपने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव इस सदन के माध्यम से पीठ के संज्ञान में लाने का काम किया है और पीठ ने भी समय समय पर उसका संज्ञान लेते हुए सरकार को निर्देशित करने का काम किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या पीठ के माध्यम से इस दिशा में कोई कदम उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, क्योंकि भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। ये बहुत गंभीर विषय है, भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। तो माननीय अध्यक्ष जी, आपने कहा कि विशेषाधिकार हनन समिति का गठन हुआ है, आप तो स्वयं उसके अध्यक्ष हैं और आपको भी जो है विशेषाधिकार हनन के माध्यम से जो है गुजरना पड़ा और आपको भी जो है कहना पड़ा इसी सदन में, इसी पीठ पर बैठ करके कि मेरा भी जो है जो विशेषाधिकार हनन हुआ है उस पर क्या कार्रवाई हुई। अब ये तो अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई सदन के अंदर। जिस विशेषाधिकार हनन समिति के आप सभापति हैं, उसका माननीय हमारे विधायक साथी शुक्ला जी ने सही प्रश्न किया है कि क्या समिति का गठन हुआ है, और अगर हुआ है तो सबसे पहले तो विषय जो आपका विशेषाधिकार जो हनन हुआ था, जो विषय आपका था, उस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। मुझे नहीं लगता कि विशेषाधिकार जो समिति है उसका गठन हुआ हो और कोई बैठक हुई हो। और इसलिए क्योंकि इसलिए अध्यक्ष, इसलिए गंभीर विषय है। अगर लोग देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, नहीं अध्यक्ष जी बात देखिए, अध्यक्ष बात पूरी करने दीजिए। बात इसलिए ये उठ गई है कि अगर इस पीठ के माध्यम से कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं, यदि उसका संज्ञान ना लिया जाए तो विषय इसलिए गंभीर हो गया कि आज अनंतिम सत्र है और इस अनंतिम सत्र में जो है हमारे विधायक साथी जिन्होंने 6 महीने पहले, किसी ने 3 महीने पहले विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव इस सदन के अंदर लाए, जब कोई कार्रवाई हमारे साथी होते हुए नहीं देख रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे विधायक साथियों का विचलित होना स्वाभाविक बात है। तो इसलिए मैं पीठ से ये भी अपेक्षा करना चाहूंगा कि जो हमारे सम्मानित साथियों ने ये विषय यहाँ पर उठाए हैं विशेषाधिकार हनन के, क्या ये मामले विशेषाधिकार समिति को गए हैं, और अगर विशेषाधिकार समिति को गए हैं तो उस पर कोई कार्रवाई हुई है, और अगर विशेषाधिकार हनन समिति को मामला नहीं गए हैं, यदि इस पीठ ने उन मामलों को सरकार को निर्देशित किया हो, क्या सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई है? क्योंकि इससे मैं इसलिए कह रहा हूं अध्यक्ष जी, ये अनंतिम सत्र है और विधायकों का अगर इस तरीके से हनन होगा तो अपनी फरियाद लेकर के जाएंगे कहां, ये तो बता दीजिए। इसी सदन के माध्यम से वो अपनी पीड़ा उठाने का काम करेंगे। और मैं तो समझता हूं कि अगर पीठ से सख्त निर्देश जाते तो एक विधायक के बाद दूसरे विधायक की जो है अवमानना नहीं होती। आपके प्रकरण में भी यदि सही तरीके से कार्रवाई हो गई होती तो इतना
दुस्साहस जो है अधिकारियों में नहीं होता कि वो अन्य विधायकों की जो है विशेषाधिकार का जो है उल्लंघन करने का प्रयास करे। ये गंभीर विषय है, इसलिए आपकी पीठ से एक ऐतिहासिक निर्णय आना चाहिए, जिस ऐतिहासिक निर्णय के माध्यम से भविष्य में जब 2022 में नई विधानसभा का गठन होगा तो इतना दुस्साहस किसी में ना हो कि वो विधायकों की जो है विशेषाधिकार हनन करने का प्रयास कर सके। माननीय इस सदन के सभी जो विद्यमान विधायकगण हैं माननीय अध्यक्ष जी होती है और सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, जनता के प्रति उनकी जवाबदेही होती है, क्योंकि निर्वाचित है, जनता में उनको विकास कार्य भी करने पड़ते हैं और अधिकारी द्वारा उनके जवाबदेही अगर उनकी सुनी नहीं जाती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो एक कष्टदायी होता है। वास्तव में मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और विशेषाधिकार हनन के मामले में जो उल्लंघन के संबंध में जो बातें आई हैं, मैं सरकार को निर्देशित करता हूं कि हर एक विधायक का माननीय विधायक का एक सम्मान होता है, गरिमामय उनका इतिहास होता है और उनके खिलाफ अगर माना कोई अधिकारी अनर्गल बयानबाजी करता है तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए माननीय अध्यक्ष जी मैं निर्देश करता हूँ कि प्रोटोकॉल का पूरा सम्मान। माननीय अध्यक्ष जी मुझे कहने तो दीजिए। एक सुझाव मैं दे रहा हूं, इसमें सरकार का कहीं पर कोई लेना देना नहीं है। विशेषाधिकार हनन पर जो भी आदेश होगा वो पीठ के माध्यम से होगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, बस 2 लाइन कहूंगा माननीय अध्यक्ष जी कि अगर दिल के आईने काले रहेंगे, माननीय अध्यक्ष जी, अगर दिल के आईने काले रहेंगे, चेहरों पे कैसे उजाले रहेंगे, धुआं बन के उड़ जाएंगी सब किताबें अगर अपने होठों पे ताले रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ आदेश करिए इस पीठ से, माननीय अध्यक्ष जी, पीठ से आदेश करिए। जो सरकार को संदर्भित किया है, जो भी विशेषाधिकार के मामले, जो भी संदर्भित मामले विशेषाधिकार के मामले जो सरकार को संदर्भित किए गए हैं, उनका तत्काल निराकरण हो, ये मैं सरकार को निर्देशित करता हूँ। और कर दो माननीय अध्यक्ष जी, टाइम बोल एक सप्ताह का समय दो माननीय अध्यक्ष जी, समय अवधि सभी मामलों के लिए 1 सप्ताह समय दे दो माननीय अध्यक्ष जी। सुनिश्चित कर दी जाए। कोई मामले संबंधित हुए, मैं तो इतना जानना चाहता हूं कि 1 साल पहले मैंने मामला उठाया था जब कलेक्टर ने भरी मीटिंग में हमें कहा था कि आपकी आवाज कमजोर है। क्या वो मामला विशेषाधिकार समिति हो गया? 3 साल पहले मैंने उठाया था माननीय अध्यक्ष जी। आज तक सूचना भी नहीं हुई, बुलाया नहीं गया। 6 माह पूर्व जिला पंचायत की बैठक में बेइज्जती हुई। मैं ये जानना चाह रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी कि विशेषाधिकार हनन समिति को मामले सौंपे गए हैं कि नहीं सौंपे गए अब तक? देखिए और समिति कहाँ है, कौन कौन सदस्य है उसके? विशेषाधिकार समिति गठित है, उसका अध्यक्ष मैं होता हूँ जी। लेकिन ये सदन में आप पीठ में आइए, वहाँ पर आए, कक्ष में आए तो आपको सूचित नहीं, तो सरकार ने सदन के अंदर माननीय जी टाइम बोर्ड करके पीठ में आना पड़ता है। उसके सदस्य कौन कौन है मैं जानना चाहता हूँ। मान्यवर पता होगा तभी तो मिलेंगे उनसे सदस्य कौन कौन है। देखिए उसमें समिति गठित ही नहीं हुई है मान्यवर, समिति गठित ही नहीं हुई है और समिति को वो मामले फॉरवर्ड भी नहीं किए गए। वो उसका परीक्षण होता है, परीक्षण के बाद परीक्षण की कोई समय सीमा नहीं हुई, आज तक हमें बुलाया भी नहीं गया अपना परीक्षण करने के लिए। माननीय अध्यक्ष जी टाइम बाउंड करके सरकार को निर्देश कर दे। माननीय अध्यक्ष जी निर्देश करिए कि समिति को सौंपे और समिति का गठन करिए। मान्यवर नियम हटाओ, मेरा अनुरोध है आपसे। और अब कैसे माने समिति के अध्यक्ष का ही विशेषाधिकार हनन हो गया तो बाकी विधायकों का क्या होगा? मान्यवर सरकार को आपने सुना नहीं, सरकार को निर्देशित कर दिया गया है। मान्यवर अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं, मान्यवर कोई फैसला कीजिए। जब अध्यक्ष का ही जो है विशेषाधिकार हनन हो गया तो बाकियों में अंदर क्या होगा? पहले भी दिया गया अंदर माननीय सदस्य काजी निजामुद्दीन जी, श्री प्रीतम सिंह जी, श्री माननीय समयावधि तो कर दीजिए, निर्णय की समयावधि। गुजवाल जी, कहमारा जी, श्रीमती ममता राकेश जी, कुल 6 सुनने प्राप्ति। माननीय हमारी बात नहीं आई। माननीय सदस्य निजामुद्दीन जी, श्री आदेश चौहान जी, श्री हरी सिंह जी, श्री गोविंद सिंह गुंजवाल जी, श्री करण महाराज जी, श्री मनोज राव जी, श्रीमती ममता राकेश जी और श्रोताओं को 58 की तरफ ग्राही कर लेते। मान्यवर हमारे विषय का उत्तर नहीं आया, माननीय उत्तर नहीं आया, हमारे विषय का उत्तर नहीं आया। कुछ समय तिथि निश्चित करिए ना, मैंने भी दिया है तो फिर तो स्वीकार कर लीजिए। IDPL वाला मैंने दिया है, समय तो निश्चित किया नहीं भाई कुछ। अध्यक्ष जी इस पर समय निश्चित करिए। सरकार को निर्देशित कर दिया है, सरकार को हमने सुना नहीं। कमेटी की बात नहीं है, वास्तव में ये बहुत बुरा का प्रश्न है। जो भी प्रश्न हमें मार्गदर्शन दें कि हम कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, किससे कहें, किसके सामने कहें। माननीय अध्यक्ष जी या तो आचार संहिता पहले समय कौन करिए, हमारा अनुरोध है आपसे। समयावधि नहीं क्लियर हुई मान्यवर, समयावधि
माननीय अध्यक्ष जी, हाँ ये माननीय अध्यक्ष जी, बिल्कुल 2 साल से सिग्नेचर कर रखे हैं समाज कल्याण सचिव साहब ने, 2 साल से, और 1.5 साल मंत्री जी के यहाँ फाइल पेंडिंग रही, और अब भी माननीय मंत्री जी ने, ममता जी ने नियम 58 में मामला उठाया था, और माननीय अध्यक्ष जी अब तक उस पर सिग्नेचर हो गए, लेकिन वो जारी शासनादेश अब तक नहीं हुआ। और संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने आश्वासन भी दिया था सदन को पिछली बार, समाज कल्याण का जो शासनादेश है 2 साल से सिग्नेचर हुए फाइलों पर पड़ा हुआ है वो शासनादेश, उसका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा। बड़ा दुख का विषय है माननीय अध्यक्ष जी। इसको ले लेंगे, इसको तो बहुत सुनेगा ना यार, नहीं सुनेगा ना, सुनेंगे इसको। समय अवधि मान्यवर नहीं स्पष्ट हो पाई। भाई साहब, अब देखिए माननीय सदस्य जी, हमने सरकार को निर्देशित कर दिया गया है, जितने भी प्रकरण विशेषाधिकार हनन के मामले वहाँ लंबित पड़े हैं, उनका शीघ्र कह दिया ना, शीघ्र उसका निपटान करें। और दोषी अधिकारियों का भी क्या कार्रवाई, उससे क्या कर सकते हैं? बड़ा विनम्र आग्रह है माननीय अध्यक्ष जी, जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, जब जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे तो आरक्षण मिलेगा कैसे माननीय अध्यक्ष जी? शासनादेश पे सिग्नेचर हो चुके हैं समाज कल्याण सचिव साहब के, प्रमुख सचिव समाज कल्याण के सिग्नेचर हो गए हैं, और उसको आदेश को जारी फाइलों में पड़ा हुआ है, उसका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था इस सदन को पिछले सत्र में माननीय अध्यक्ष जी, और आज तक प्रमुख सचिव समाज कल्याण के कानों तक जून नहीं रहेगी माननीय अध्यक्ष जी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आरक्षण समाप्त है माननीय अध्यक्ष जी। सरकार को निर्देशित कर दिया। आखिर शासनादेश जारी क्यों नहीं हो रहा माननीय अध्यक्ष जी? देखिए आपका काम भी सोचना, आपकी सोचना जाहिर मैं सदन व्यवस्थित हो तो मैं बोलूं मान्यवर। मान्यवर, आज ये पहली बार देख रहे हैं कि माननीय अध्यक्ष जी, सरकार को निर्देशित कर माननीय दिया अध्यक्ष जी, इसमें न्याय चाहिए, और ये भी कह दिया कि ये मान सम्मान का सवाल माननीय है। अध्यक्ष जी, ये घोर अपमान हुआ मान्यवर। माननीय अध्यक्ष जी एक क्या बार चाह रहे हैं आप ये बताइए। माननीय अध्यक्ष जी, वो शासनादेश जारी क्यों नहीं हो रहा? कैसे काम करेंगे? शासनादेश 2 साल से पेंडिंग है, कैसे काम करेंगे? 2 साल से पेंडिंग है शासनादेश। जब दस्तखत हो गए समाज कल्याण सचिव प्रमुख सचिव साहब के, और वो जारी नहीं हो रहा शासनादेश। जब जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे तो आरक्षण कैसे मिलेगा माननीय अध्यक्ष जी? माननीय अध्यक्ष संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय मंत्री संसदीय कार्य मंत्री जी ने नियम 58 में उठाया था मामला, में उसमें उठाया था माननीय अध्यक्ष जी। वो तो कह रहा समिति का अध्यक्ष जिम्मेदारी मामला गया ही नहीं, समिति की रिपोर्ट आएगी कहाँ से? माननीय अध्यक्ष जी, गया ही नहीं। आपका संसद माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत घोर अपमान हुआ है, बहुत ज्यादा। संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसी सदन में आश्वासन दिया था संरक्षण चाहिए हमें। कि जाति प्रमाण पत्र संबंधी शासनादेश लागू होगा माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, एक बैठक में एक अधिकारी, माननीय अध्यक्ष जी, क्या मेंबरों का नाम सार्वजनिक होगा? SC OBC का माननीय अध्यक्ष जी, कमेटी में मेंबर है, उनके नाम तो सार्वजनिक कर दें। ये कोई गोपनीय थोड़ी है, सामने आए, और ये तथ्य सामने आए कि शीघ्र कब की उसके बात हमने सामने कह दी है। समिति को कब दी गई ये जांच? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि पिछले सत्र में जब उन्होंने आश्वासन दिया था और वो शासनादेश आज तक लागू नहीं हुआ, वो 2 साल से सिग्नेचर हुए पड़े हैं, उसका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा माननीय अध्यक्ष जी। अगर ये सदन गंभीर है, देखिए ये सदन मैं की जानना व्यवस्था नहीं चाहता हूँ, होती, इस तरह से सदन नहीं चलेगा। सदन जो तो आप बता दें हम कहाँ कार्य जाएं? संचालन नियमावली उससे चलेगा, व्यवस्थाओं से चलेगा, परंपराओं से चलेगा। मान्यवर, मैंने नियमावली का प्रश्न उठाया था कि विशेषाधिकार समिति को नियमावली में गया कि नहीं गया? नियमावली में विशेषाधिकार हनन का उल्लेख है माननीय अध्यक्ष जी। कि विशेषाधिकार समिति को ये मामला गया कि नहीं गया, गया तो कब गया, और उस पर क्या कार्रवाई हुई? फूल लेता हूँ सरकार से, फूल लेता कौन हूँ वो सदस्य है उसके? सरकार से, फूल बताया सरकार हमें। शासनादेश लागू कब होगा? नियमों की बात, मैं नियमों की बात कर रहा हूँ, उसका प्रचार प्रसार कब नियमों होगा? की बात कर रहा हूँ। सरकार के पास भाई समिति का नाम तो सार्वजनिक हो, समिति का नाम मानवर,
समिति के सदस्यों के नाम। अब बता तो दिया, सरकार से पूछ रहे हैं कि मैं गया कि नहीं आप मामला। बताएं, अभी नहीं बताया मान्यवर, मैं बता सदन के माध्यम से बताएं। समिति के सदन सदस्यों को का पता नाम चलना मान्यवर। चाहिए मान्यवर। समिति के पास नहीं, हम जानना चाह रहे हैं। कार्रवाई तो हो गई, एक साल समिति पहले हो। मैंने एक मामला समिति उठाया, है भी नहीं। 6 महीने पहले समिति मामला है भी उठाया। इन दोनों मामलों को मान्यवर जी, विशेषाधिकार समिति को कब दिया गया? आपकी पीठ से कोई आदेश नहीं आया तो कल सचिवालय में जाकर के मैं धरना दूंगा, प्रमुख सचिव समाज कल्याण सचिव के सामने मैं धरना दूंगा वहीं जाकर, और तब तक नहीं दूंगा तब तक वो छात्रवृत्ति जारी नहीं होगा। नहीं, सेम से भी बात नहीं, ये हम सबकी बात है। हाँ, ये सबकी बात है। ये कांग्रेस का नहीं बोला था ये अपमान, मुझे याद अच्छी तरह से। शुक्ला जी हमारी बात आपने सुनी नहीं शायद। मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ, मान्यवर जी, सूचना के अधिकार से भी सूचना नहीं दी गई सब प्रमुख सचिव समाज कल्याण द्वारा। कि आपने कहा है सदन नियमों से चलेगा, परंपराओं से चलेगा, मैं इससे पूर्ण सहमत हूँ। ये विशेषाधिकार समिति सदन की प्रक्रिया नियमावली के तहत ही है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसका गठन अगर हुआ है, कौन कौन मान्य सदस्य के सदस्य हैं, एक बात। दूसरी बात, 1 साल पहले जब उधम सिंह नारे कलेक्टर ने भरी मीटिंग में प्रभारी मंत्री के सामने और जिले के सैकड़ों लोगों के सामने, अधिकारियों के सामने हमारी बेइज्जती की, मैंने मामला यहाँ उठाया, वह मामला सदन इस समिति को कब सौंपा गया? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, जिला पंचायत की बैठक में आज से 6 माह पूर्व जब मैंने मामला उठाया था गैरसैंण के सत्र में, तब भी आपका विनिश्चय आया था सरकार को कि तत्काल कार्रवाई करे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस समिति को ये मामले सौंपे गए? अगर नहीं भी सौंपे गए तो क्या कार्रवाई सरकार ने की है, कृपया बताने का कष्ट करें। व्यवस्था आज व्यवस्था दे दी भाई, उनका कार्रवाई हो। स्पष्ट व्यवस्था चाहिए मान्यवर, और आपका संरक्षण जो चाहिए, विशेषकर वरना ये चौराहों पर मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे विधायक आने वाले समय में। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ऐसी निरंकुशता होती रही जितने भी तो विशेष ये अधिकारी मामले ऐसे मारेंगे लोगों को। संदर्भित हैं, उनमें कहते हैं कि शीघ्र जांच कराएं, उसको जांच कराने के बाद दोषी अधिकारी के खिलाफ समिति को नहीं गया, समिति को नहीं गया, समिति गठित नहीं हुई। आप व्यवस्था का प्रश्न है मान्यवर, ये व्यवस्था का प्रश्न है कि समिति गठित हुई है कि नहीं, और हुई है तो कौन कौन, इस पर विनिश्चय चाहिए आपका कि कौन कौन से सदस्य हैं और हमारे मामलों में समिति को। मैं उसका अध्यक्ष होता हूँ जी, और आप मेरे तो आपके साथ जब ये हुआ तो उस आपने समिति से क्या निर्णय लिया? मान्यवर जी, उनको खारिजी कर दीजिए। ये मैं जानना चाहता हूँ, हमारी बात छोड़ दीजिए। मान्य अध्यक्ष जी, उनका किसको खारिजी कर दीजिए मान्य अध्यक्ष जी। शुक्ला जी, आज हमने जो है सरकार को निर्देशित कर दिया है। मान्य अध्यक्ष जी, मान्य अध्यक्ष जी, बार बार पीठ से एक विषय आ रहा है कि मैं उस समिति का अध्यक्ष होता हूँ, समिति कौन कौन? लेकिन मेरा आग्रह है कि आपके साथ सदस्य कौन कौन है ये जानकारी बता दूंगा, पीठ में बता दूंगा। नहीं, यहाँ जानकारी दे दीजिए ना सदन पीठ से नहीं बता सकता। और दूसरी बात, दूसरा विषय मेरा ये है, बता देंगे, अभी बता देंगे। पीठ द्वारा सरकार को निर्देशित किया गया इसमें कार्रवाई के लिए, क्या सरकार सीधे कार्रवाई करने की स्थिति में है? भाई, जब तक आपकी समिति कोई रिकमेंडेशन नहीं देती है, सरकार तो इम्प्लीमेंट करेगी उसको, लेकिन निर्णय तो आपकी समिति को देना है। तो अगर समिति ही नहीं है, ये समिति उस प्रक्रिया से नहीं गुजरती है, तो सरकार उसमें निर्णय क्या देगी? तो सदस्य का संरक्षण तो सदन से होना है। मान्यवर 258 में लिखा है, समिति द्वारा प्रश्न की जांच साक्ष्य के प्रकाश में और उस मामले की परिस्थितियों के अनुसार समिति उस समय प्रश्न की जांच करेगी और इस बात का निर्णय करेगी कि क्या किसी विशेषाधिकार की अवहेलना हुई अथवा अपमान हुआ है, तथा देखेगी किस प्रकार की अवहेलना हुई है। जब समिति के सामने गया ही नहीं, अरे समिति 1.5 साल हो गए, समिति तो बताओ, कब समिति होगी, कब जांच करेगी, कब इसमें न्याय होगा, ये हम जानना चाहते हैं। ये व्यवस्था का प्रश्न मान्य, जो भी विशेष मामले सरकार के पास चले जाते हैं, वो अगली, जैसे मनमोहन सिंह ने भी अभी व्यवस्था दी है कि आने वाली सरकार भी उस पर निर्णय लेती है, तो इसमें दिक्कत नहीं है। अरे तो समिति को जाएगी तभी तो। मैं केवल जानना चाह रहा हूँ कि समिति को ये मामला किस तारीख को गया है। मेरे मामले में एक मिनट, हमारे राजेश जी, के मामले राजेश जी, ये कब गया है? देशराज जी के मामले में, आपके मामले में कब गया है? राजेश जी, ये आपके मामले में राजेश जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, एक मिनट, माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरी ये प्रार्थना थी, मैं केवल प्रक्रिया की बात कर रहा हूं, बाकी विनिश्चय तो आपका है। ये बात प्रतिध्वनित हो रही है कि विशेषाधिकार हनन के जो नोटिसेस है, जिसमें चेयर की तरफ से विनिश्चय हो गया, उसमें तो कुछ प्रश्न ही नहीं उठ सकता, उठा ही नहीं सकते हम। जिस पे विनिश्चय नहीं हुआ, और सबकी चिंता यह है कि उसमें विनिश्चय तो होना ही चाहिए, और विनिश्चय ये भी हो सकता है कि यदि उसे ग्राह्य कर दिया जाता है कि विशेषाधिकार हनन समिति उस पर विचार करे, जैसा माननीय राजेश शुक्ला जी कह रहे हैं
यदि संभव है, ये तो अधिकार सदन ने अध्यक्ष पीठ को दे रखा है कि कौन सी समिति का कब गठन करते। यदि किसी कारणवश विशेषाधिकार समिति गठित नहीं भी हुई है तो भी अध्यक्ष पीठ यदि ऐसे संदर्भों को जिसपे विनिश्चय नहीं हुआ उसे विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करने का विनिश्चय देती है, तो भविष्य में जो विशेषाधिकार समिति गठित होगी स्वतः ही ये उस समिति के सामने संदर्भित हो जाएंगे और इसमें भविष्य में भी पूरी जांच होकर के इस पे निर्णय होंगे, विनिश्चय होगा। लेकिन अध्यक्ष पीठ से कुछ ना कुछ तो इसके बारे में विनिश्चय देना होगा ना श्रीमान, क्योंकि विशेषाधिकार के प्रकरण विधानसभा के कार्यकाल समाप्त होने के साथ समाप्त नहीं होते। इसको मैं जोर देकर के कह रहा हूं कि विशेषाधिकार हनन के प्रकरण विधानसभा के कार्यकाल समाप्त होने के साथ समाप्त नहीं होते, इसलिए भविष्य की समिति भी उसमें विचार कर सकती है। देखिए आज क्यों नहीं हो सकता है गठन, माननीय अध्यक्ष जी, आज भी गठन हो सकता है, अभी भी हो सकता है। 12:30 बजे तक स्थगित करता हूँ। नहीं, क्या 1.5 साल से इस बात का इंतजार हो रहा था कि कार्यकाल समाप्त होगा तब करेंगे कार्रवाई?